हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी वीडियोस अपलोडेड किए जा चुके हैं, सभी कंसेप्ट्स अपलोडेड किए जा चुके हैं। तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियोस आप जरूर शेयर किया करिए जिससे उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। विच नेचर इज नॉट इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, यहां पर मैंने पहले ही टिक कर दिया था। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर नहीं है, तो एब्सोल्यूट। लेकिन अगले क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, मेरे साथ सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद आप फिर सोचेंगे। ठीक है, तो हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनाए जाते हैं। पहला, एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर के एक्सपीरियंस है। दूसरा, इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तीसरा, बाई प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट या बाई एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर कैसे बनाए जाते हैं। सोचे सोचे सोचे। आई होप आपने सोच लिया होगा। 5 सेकंड का मैंने टाइम आपको दिया था। एंड द राइट आंसर इज बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। भैया कस्टमर के एक्सपीरियंस से थोड़ी बनाएंगे, लेबोरेटरी में तो ये साइंस थोड़ी है, परफेक्ट साइंस थोड़ी है कि मैनेजमेंट को कहां बनाएंगे, लेबोरेटरी में। प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं, एंड बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं मेरे साथ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप केबीसी जैसे खेल रहे हैं, ठीक है ना, 10 एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ मीटिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि मीटिंग चैलेंजेस, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ये बिजनेस जो चेंज होता है एनवायरनमेंट उसको मीट करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजंस एंड ऑल ऑफ दीज। सोचिए जी कौन सा जवाब इसमें सही हो सकता है। आई होप आपने सोच लिया होगा विद इन 5 सेकंड। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कि भैया ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी है, साइंटिफिक तरीके से डिसीजन को बोलते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा डी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, ये आपके जो आपका पेपर आया था बोर्ड एग्जाम की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, क्या बोलते हैं उसको, सैंपल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ए एप्लीकेबल टू ओनली लार्ज फर्म फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, फ्लेक्सिबल एंड कंटिंजेंट। बताएं जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे नहीं होते हैं। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू लार्ज फर्म होते हैं? नहीं, ये सभी फर्म्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो द राइट आंसर इज ए। उसके बाद हेनरी फेयोल वॉज सोशल साइंटिस्ट, प्रोडक्शन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, इंजीनियर से लिखा है, इंजीनियर होगा, एंड अकाउंटेंट। बताएं जी हेनरी फेयोल कौन थे। हेनरी फेयोल, एंड द राइट आंसर इज हेनरी फेयोल वॉज माइनिंग इंजीनियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से कौन सा प्रिंसिपल रिलेटेड है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है। पहला, डेवलपमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू सबसेक्शंस, यानी डेवलपमेंट को सबसेक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, वर्क जो काम है उसको टुकड़ों में बांट देना चाहिए। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर्स को बांट देना चाहिए। या फिर रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स। बताएं जी क्या होगा जवाब। आपको सोचना पड़ेगा, 5 सेकंड हो गए हैं। एंड द राइट आंसर इज वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क नाम ही है ना, काम को बांटो। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ही और शी कीप्स मशीन्स, मटेरियल्स, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाई कंसर्न वर्कर हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाई द सेंटेंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। बताएं जी एक ऐसा पर्सन है जो कि मशीन, मटेरियल, टूल्स को रेडी रखता है वर्कर के काम करने के लिए। तो बताएं कौन फंक्शनल फोरमैनशिप में ये किस पर्सन का हम नाम ले रहे हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क। बताएं जी इंस्ट्रक्शन बॉस तो इंस्ट्रक्शन देता है, रिपेयर बॉस क्या करता है, रिपेयर बॉस मशीन की रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूट क्लर्क आपको स्टेप बताता है। तो द राइट आंसर इज गैंग बॉस। द राइट आंसर इज गैंग बॉस। गैंग बॉस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मशीन टूल्स को अवेलेबल रखे, रेडी रखे। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया था। हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड,
फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बताएं जी कौन सा प्रिंसिपल जो है टेलर ने नहीं दिया था? तो बताएं, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड टेलर ने दिया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब टेलर ने दिया था, कोऑपरेशन भी टेलर ने दिया था, फंक्शनल फोरमैन ये प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप ये क्या है? ये क्या है? टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ध्यान देना। तो एग्जाम में आया तो ये टेक्निक, तो इसमें से फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय FW टेलर। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट should find out one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in this sentence? बताएं, मैनेजमेंट काम करने का सबसे शानदार तरीका लेके आए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक को यहां पर बताया गया है? बताएं जी। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी। मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं? हम अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करते हैं। टाइम स्टडी में हम पता लगाते हैं कि काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए। फटीग स्टडी में हम पता लगाते हैं कि काम के बीच में कितना आराम मिलना चाहिए। तो मेथड स्टडी इज द राइट आंसर। मेथड स्टडी में पता लगाते हैं कि कौन सी मेथड काम को करने के लिए बेस्ट है। तो राइट आंसर इज मेथड स्टडी। उसके बाद Which of the following statements best describe mental revolution? निम्नलिखित में से कौन सा mental revolution की बात करता है? Management and workers should not play a game of one manship. Management और workers को गेम नहीं प्ले करना चाहिए। Management should be paid more images नहीं है, more wages होगा। मैनेजमेंट को वर्कर्स को ज्यादा वेजेस मिलना चाहिए। इट इंप्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट ओनली। सिर्फ मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। एंड डी, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिक्वायर्ड ईच अदर। बताएं जी क्या होना चाहिए? मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? बताएं भैया। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर्ड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो राइट आंसर इज डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फेयोल? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस गलत है? गलत सेंटेंस ढूंढना है। फेयोल प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एज टेलर प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। सही बात है, फेयोल का पर्सनल एक्सपीरियंस था, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। फेयोल प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में लगते हैं जबकि टेलर के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। फेयोल माइनिंग इंजीनियर थे, टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। फेयोल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं टॉप लेवल में, टेलर्स के प्रिंसिपल शॉप फ्लोर पे एप्लीकेबल होते हैं। 3 स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी। उसके बाद बात करो, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। Who is considered as father of scientific management? साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा कौन हैं? आपसे ये सवाल पूछा गया। सोचें जी कौन है पापा। 2 ही आपने पढ़े हैं, एक फेयोल है दूसरे टेलर, तो फेयोल होंगे या तो टेलर होंगे। एंड द राइट आंसर इज FW टेलर इज पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद Who is considered as father of general and administrative management? जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के पापा कौन हैं? इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हेनरी फेयोल। द मेन एम ऑफ टेलर वॉज, टेलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंप्रूव लेबर रिलेशंस, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, फाइट फॉर वर्कर्स राइट एंड अटेम्प्ट मैनेजमेंट थियरी। बताएं जी टेलर का उद्देश्य क्या था? सोचिए, लेबर के रिलेशंस को ठीक करना, इंप्रूव करना प्रोडक्टिविटी, फाइट फॉर वर्कर राइट, वर्कर्स के राइट के लिए लड़ना, या फिर अटेम्प्ट मैनेजमेंट थ्योरी। बताएं जी, सोच लिया होगा आई होप आपने। एंड द राइट आंसर इज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। उसके बाद साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाई। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने दिया था। टेलर वॉज फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन, टेलर का फोकस कहां पर था? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, शॉप फ्लोर, ऑल द लेवल्स। भैया टेलर का फोकस कहां था? बताएं जी। टेलर सबसे ज्यादा बात किसकी करता था? वर्कर की करता था। वर्कर की प्रोडक्टिविटी बात करने के लिए करता था। और वर्कर कहां पर होता है? शॉप फ्लोर पर होता है। तो राइट आंसर इज शॉप फ्लोर। 16 हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विथ, हार्मोनी बना के रखें, डिस्कार्ड ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। किसके साथ होता है? साइंटिफिक इंक्वायरी। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ कंपनी विथ वर्कर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क एंड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। बताएं जी, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ कंपनी विद द वर्कर्स। राइट आंसर इज दिस।
क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट को प्रॉफिट बांटने पे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो प्रॉफिट बचे उसको भी शेयर कर देना चाहिए अगर मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट को ये लगना चाहिए कि वर्कर्स उसके लिए जी लगा के काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट अगर एक लेवल से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसमें वर्कर्स को भी हिस्सा मिलना चाहिए। गैंग प्लैंक परमिट्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ट्रू और फॉल्स बताएं। गैंग प्लैंक क्या होता है? देखो गैंग प्लैंक कैसे, ये होता है स्कॉलर चेन। तो ऐसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मान लो ये था बी और ये था एक्स, तो यहां कम्युनिकेशन हुआ तो इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो सवाल ये पूछा गया गैंग प्लैंक परमिट्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर इज ट्रू। यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। आपसे पूछा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया जाता है कि क्या एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और वो एक ही सुपीरियर के प्रति जिम्मेदार हो। सोचें जी, 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 एंड द राइट आंसर इज ट्रू। सही है भैया ये स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर। बताएं जी, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट होता है, यूनिटी की भावना होती है। यहां पर सभी को सेम मैनर में बोलने के लिए तो इक्विटी है, तो इसका जवाब क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद अंडर डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट दैट डैश रेट्स। बताएं रेट्स, सॉरी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान में क्या होता है? इफिशिएंट यानी अच्छे, सुपुत्र, और इनएफिशिएंट यानी कुपुत्र, नालायक, निकम्मे वर्कर्स को क्या डिफरेंट रेट्स पे देना चाहिए, अलग अलग रेट पर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश 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 वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स शुड बी पेड इन सेम वेज रेट। बताएं जी, कौन से प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि जो वर्कर एक सिमिलर जॉब कर रहे हैं उनको वही सेम मजदूरी मिलनी चाहिए? मतलब अगर चपरासी है तो चपरासी का मजदूरी सेम होना चाहिए। तो बताएं जी, कौन सा प्रिंसिपल कहता है? दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, समता। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? एंड द राइट आंसर इज बोलें जी कितने? 14, 20, 16, 18 एंड द राइट आंसर इज 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द हेनरी फेयोल? निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल से संबंधित नहीं है? बताएं जी। स्कॉलर चेन हेनरी फेयोल ने दिया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फेयोल ने दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड भी हेनरी फेयोल ने दिया था, ये मोशन स्टडी की बात टेलर ने की थी। तो द राइट आंसर इज डी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विथ, बताएं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे संबंधित है? वन हेड डिफरेंट प्लान्स, एक हेड हो और उसके डिफरेंट प्लान्स हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, ये देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि मान लो ये टारगेट है तो हमारी सारी एक्टिविटीज इस टारगेट को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। प्लानिंग बाय प्रोडक्शन मैनेजर, वन हेड वन प्लान एंड प्लानिंग बाय एम्प्लॉइज। बताएं जी, वन हेड, एक आदमी को एक ही प्लान दीजिए तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड द राइट आंसर इज सी। स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन यूनिटी गैंग प्लैंक ऑर्डर इनिशिएटिव। बताएं राइट आंसर इज यूनिटी। मतलब स्पिरिट मतलब टीम स्पिरिट होना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना 11 लोग, तो उनके बीच में यूनिटी होती है, वो टीम स्पिरिट की है बात। अकॉर्डिंग टू डैश 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 प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट मस्ट हैव ओनली वन बॉस। बताएं कौन से प्रिंसिपल में कहते हैं कि सबऑर्डिनेट्स के पास सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर होना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज आप बोले यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ, फंक्शनल फोरमैनशिप किसका एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड यूनियन इज स्ट्रेंथ। बताएं जी, प्रिंसिपल फॉर फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या किया जाता है? आपके डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या हुआ? वर्क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, तो इट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद बात करें अगर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन। बताए कौन जिम्मेदार होता है मशीन एंड टूल्स रेडी करने के लिए? तो द राइट आंसर इज गैंग बॉस। उसके बाद बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज, फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिक उद्देश्य क्या है? नॉट डिवाइड वर्क, not to divide free time of workers, separate planning and execution department to separate top level and chief executive.
तो सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी प्लानिंग करने वाले अलग और एग्जीक्यूशन यानी प्रोडक्शन करने वाले अलग. राइट आंसर इज सी. द मेन एम स्लैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडीज. मोशन स्टडी का उद्देश्य क्या है? टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशन, टू प्रोवाइड मोर वर्क टू द वर्कर्स, टू फाइंड आउट लेबर कॉस्ट, टू एलिमिनेट रेस्ट आवर्स ऑफ वर्कर. बताएं जी. मोशन स्टडी में हम देखते हैं, कैमरा लगाते हैं और देखते हैं कि वर्कर की जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, उनको एलिमिनेट करना. तो राइट आंसर इज ए. स्कॉलर चेन इज ऑल्सो नोन एज, स्कॉलर चेन को बोला जाता है चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी. चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी. उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अकॉर्डिंग टू डैश 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 वर्कर मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स. बताएं कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को टाइम देना चाहिए वर्कर्स को कि वो रिजल्ट दिखा सके. इतना टाइम तो दो. इसको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल्स. According to dash 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 principle of dash dash dash, there should be place for everything and everyone. हर आदमी और हर वस्तु के लिए एक अलग प्लेस होना, मतलब एक निश्चित प्लेस होना चाहिए. बताएं ये कौन से प्रिंसिपल में बोला गया? सोचो सोचो सोचो, बताओ बताओ बताओ. ऑर्डर. According to the subordination of individual interest to general interest, interest of individuals must prevail over the interest of organization. मतलब सबऑर्डिनेट करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट. और उसमें क्या होगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को, मतलब विराट कोहली की सेंचुरी ज्यादा जरूरी होगी भारत के जीतने से, ऐसा होगा क्या? नहीं. इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इंडिविजुअल मतलब विराट कोहली की सेंचुरी नहीं भी हुई, पर अगर भारत जीत गया तो हम मानेंगे कि हमारा पर्पज अचीव हो गया. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तीसरा चैप्टर हम अगले वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आपके कोई सजेशंस हो, अपने फीडबैक देना चाहें तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं. थैंक यू.